जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत ही बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को प्राप्त किया है, बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। यह हमने देखा था, सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है। तो ये IAS प्री में पूछा गया था 1996 में। अब शायद ही रिपीट भी हो सकता है। देखो, जब मैं बोलता हूँ रिपीट हो सकता है तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि अभी रिपीट हो या जो अब पेपर आने वाला है इसमें रिपीट हो। ये आगे आने वाले पेपर में कभी भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को ना अच्छे से याद कर लेना है। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों यानी इंसेक्ट की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक जातियां यानी 10 लाख 15 लाख में से 10 लाख से भी अधिक इसकी कीटों की हैं। जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण वाला। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। ठीक है, हमने देख लिया था ये विभंजन से करता है, क्योंकि एक कोशिकीय और जीव होता है ये, इसमें विभाजित हो जाता है और 2 जीव बन जाते हैं। क्योंकि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। हाँ, सही है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है और सारे एक कोशिकीय जीव किससे करते हैं? अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका ये ए हो जाएगा। ये दोनों ही ठीक है, उसकी सही व्याख्या है। अमीबा एक प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अमीबा कैसे जनन करता है। तो ये एक कोशिकीय जीव है और द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को, ये हमने प्रश्न देख लिया था अभी जब पढ़ रहे थे, वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं। गर्म रुधिर वाले कौन से होते हैं? नीचे रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो यह हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, जो समतापी बोला जाता है। गर्म रुधिर वाले को समतापी बोला जाता है। तो समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। ये मैंने बताया था, हम भी इसी में ही आते हैं, समतापी में। जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा जा रहा है, यानी इसमें से 3 कथन सही हैं। ये IAS में पूछा गया 2002 में। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजग होते हैं। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है और उपास्थिस्म मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो इसमें से एक सही नहीं है, वो है पहला, सभी। अब इससे आपको पता ही होगा, यहाँ पर सभी लिखा हुआ है। इकाई नोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। और UPSC का तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर भी ऐसे आ जाते हैं एक्सट्रीम वर्ड सभी, जैसे ऑल, एंटायर, तो केवल, ऐसे शब्द गलत होते हैं। इकाई नोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतीय अरीय सममिति वाले ड्यूटरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी डिभंग प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय यानी बाइलेटरल होती है, तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रचर नहीं होते हैं। बोला ना, सभी जो ये होते हैं, सभी इकाइडोनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। अब इसमें ये रिपीट कर सकता है और ये IAS में भी दोबारा से पूछा जा सकता है, तो इसको ऐसे के ऐसे ही रट लेना कि सभी इसके 3 ऑप्शन जो ये दे रखे हैं इन्हें भी याद कर लेना। ये भी पूछा जा सकता है कि गोलक्रमी में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, अभी याद कर लो इसे। हाँ भाई, गोलक्रमी में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता,
यानी जो परिसंचरण का मतलब है जो रुधिर बहता है पूरे शरीर में वाला, तो गोलकृमि में नहीं होता। और अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, ठीक है। तो अस्थिल मछलियाँ और गोलकृमि उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो ये तीनों के तीनों आपको अभी याद कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वो इसी से ही उठा लेंगे और नया क्वेश्चन बना देंगे। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? देखा, अभी हमने देखा था जो जो मछली नहीं होती, तो स्टारफिश मछली नहीं है, पाइप फिश, साफिश, गिटार फिश, ये सारी मछलियां हैं। और जो मछली नहीं है वो है स्टारफिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं हैं। जैसे जेलीफिश, ये जो मछलियां नहीं है। जेलीफिश मछली नहीं है, स्टारफिश भी मछली नहीं है, सिल्वर फिश, केटल फिश, एग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश, ये सारे के सारे मछलियाँ नहीं हैं। तो इसमें जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं सारे याद कर लेने हैं, और इसके साथ जो मछली है उसको भी याद कर लेना है। जैसे कौन कौन सी मछली हैं, तो पाइप फिश मछली है, साफिश मछली है और गिटार फिश ये भी मछली है। ये सारी मछलियाँ हैं और ये नीचे वाली सारी मछलियाँ नहीं हैं। तो साफिश, गिटार फिश, पाइप फिश ये मछली हैं। जो मछली नहीं है वो है जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली, तो रजत मीन, जेलीफिश, क्रेफिश, कैटफिश। कैटफिश अभी हमने देखा यहाँ पर, यानी ऊपर देखा था कैटफिश के बारे में, मैंने बोला था जिसे प्रश्न बना है पहले। रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। तो रजत मीन क्या है? एक कीट है। और ये सिल्वर जो फिश, इसका नाम है पंखहीन कीट है, ये ध्यान रख लेना। रजत मीन इसके बारे में बताया जा रहा है। और क्रेफिश, जो क्रेफिश है एक कड़े खोल वाला जानवर है, ठीक है। क्रेफिश जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। कैटफिश वास्तविक मीन है, यानी कैटफिश ही जो असलियत में मछली है। तो ये सारे मछलियों के नाम याद कर लेना आप सब। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? फिर से कौन सी मछली है? तो स्टारफिश नहीं है, जेलीफिश नहीं है, हैगफिश नहीं है और समुद्री घोड़ा ये वास्तविक मछली है। हमने देखा था ऊपर। जो स्टारफिश होता है सितारा नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ओरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलिंट्रेट का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा जो सी हॉर्स होता है या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन है, बोनीफिश होती है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री खीरा, कुकम्बर, समुद्री गाय और समुद्री घोड़ा, कौन सी एक मछली पूछ रहा है? तो अभी हमने देख लिया ऊपर, समुद्री घोड़ा मछली है। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपाई तो हमने देख लिया था व्हेल मछली है सबसे बड़ा स्तनपाई। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो अब इसमें व्हेल पूछ रहा है, तो व्हेल कौन सा है? स्तनपाई है। अब देखा, ये इजी वाला क्वेश्चन पूछा है, जो वर्ग पूछा है जो सबको पता होता है, तो ये स्तनपाई है। और जब भी हम पढ़ते हैं तो स्तनपाई ही पढ़ते हैं इसके बारे में। निम्न में से कौन सा स्तनपाई है? तो व्हेल स्तनपाई है, अभी हमने देख लिया। ऑक्टोपस नहीं है, स्क्विड नहीं है, शार्क भी नहीं है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? हमने देख लिया था, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल और स्पर्म व्हेल। तो इसका आंसर है स्पर्म व्हेल। हमने ऊपर पढ़ लिया था इसको। स्पर्म व्हेल जो है वो सबसे बढ़िया विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो व्हेल, ये तो स्तनपाई है, तो ये अंडे नहीं देता, ये बच्चे देती है।
कंगारू भी और सेही भी। सिर्फ एकिडना है जो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। ये हमने ऊपर देखा था, एकिडना और प्लेटिपस। एक इसका नाटक भी आया कार्टून में, प्लेटिपस पेरी। ये बहुत अच्छा जानवर होता है प्लेटिपस, और ये भी एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना, एकिडना प्लेटिपस, एकिडना प्लेटिपस, एकिडना प्लेटिपस। अंडे देने वाला स्तनपायी जीवी दो ही हैं बस। और ये आईएएस में पूछा गया है, तो इसकी देखी देखा आप प्लेटिपस पूछा जा सकता है। उड़ने वाला स्तनपायी है, ये भी हमने देखा था, चमगादड़ उड़ने वाला, ये पक्षी में नहीं आता, ये उड़ने वाला स्तनपायी है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। यहाँ पर ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, और ऊपर हमने देखा था ये एकमात्र ऐसे स्तनपायी जीव हैं जो अंडे देते हैं, एकिडना और प्लेटिपस। अब स्तन जो उड़ सकता है, इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। तो ये भी पूछा जा सकता है जो इसका जो पंख का निर्माण है वो उसमें क्या है, तो ये वही त्वचा की झिल्ली ही होती है। ये आपने देखा होगा चमगादड़ वगैरह को, तो ये उसकी त्वचा की झिल्ली ही होती है। इसको कोई वैसे जैसे चिड़ियों के पंख होते हैं वैसे नहीं होते। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ये हमने देख लिया अभी, चमगादड़ ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। निम्नलिखित जंतु पर विचार कीजिए, ये 2013 में पूछा गया आईएएस प्री में। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में कौन स्तनधारी है? तो समुद्री घोड़ा हमने देख लिया था, स्तनधारी नहीं है, ये तो मछली है, तो दो गलत हो जाता है। तो इसमें से दो, इसमें से दो, ये कट हो जाएगा। समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये हैं दोनों स्तनधारी। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, और समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी की मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। तो ये दो होंगे स्तनधारी। अभी से अभी याद कर लेना कि समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये दोनों ही स्तनधारी हैं। समुद्री गाय, समुद्री सिंह ये दोनों ही स्तनधारी हैं, समुद्री घोड़ा नहीं है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी में। हमने देख लिया था ये स्तनपायी जानवर होते हैं। ये जलीय जंतु हैं जिससे स्तनी वर्ग अर्थात मैमिलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? जो सील है वो किस जाति का है? तो ये भी स्तनपायी का है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो टाइप है पूछने का वो बस स्तनपायी है, कौन मछली है कौन नहीं है, यही पूछा जा रहा है बस। यहाँ तक कि जो आईएएस में प्रश्न पूछा गया है उसमें भी स्तनधारी पूछा गया है 2013 में। तो फिर यही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन स्तनधारी में आता है, कौन मछली में आता है, बस ये ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ सील भी पूछ लिया है, फिर डॉल्फिन भी पूछ लिया है, स्तनधारी सब स्तनधारी के बारे में पूछे हुए हैं यहाँ पर। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी असलियत में मछली है, कौन सी नहीं है, कौन सा उड़ने वाला जीव पक्षी में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा स्तनधारी है कौन सा नहीं है, बस इस पे फोकस करना है आपको। तो अगर आपको कुछ पढ़ो न्यूज़ में अगर कुछ आ जाए कि ये ऐसा कोई जानवर आ जाए या फिर कोई पक्षी आ जाए जिसमें बोला जा रहा हो कि ये स्तनपायी है या ये रेंगने वाला है, तो उसको बस आप ये ध्यान रख लेना कि स्तनधारी है या नहीं है। या कोई मछली की खोज हुई है तो मछली असलियत में मछली है या नहीं है, बस इस तरीके से प्रश्न आप ध्यान रख लेना। अब जो सील है वो भी एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। निरशंस प्राणी कौन सा है? तो पेंगुइन, व्हेल, कछुआ या ओटर।
निरंश प्राणी है ऑटर। उदबिलाव कहा जाता है, आपने देखा होगा उदबिलाव ऑटर एक निरंश प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है, मैमल। अब ये भी पूछा जा सकता है अगली बार कि जो उदबिलाव है वो किस वर्ग में आता है, तो ये भी स्तनधारी में आएगा, इसको याद कर लेना। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। ये एनसीईआरटी में बताया गया है ब्लबर के बारे में भी। जो इनमें ठंड ना लगे, इसमें त्वचा के जो नीचे वसा होती है उसको ब्लबर बोला जाता है। त्वचा के नीचे जो वसा का मोटा स्तर होता है उसे ब्लबर बोला जाता है। शायद ये अगली बार पूछ ले। निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। ये भी आईएएस में पूछा गया है, 2021 का प्रश्न है अभी। जाहक, जेजहॉग, शैल मूषक, मार्मोट, व्रजशल्क, पेंगोलिन। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है? स्वयं को लपेटकर अपने अंगों की रक्षा करता है, तो ऐसा कौन सा है? तो ये हेजहॉग है और पेंगोलिन है। ये तो आपने पेंगोलिन तो हर जगह देखा ही होगा। पेंगोलिन जो होता है अपना गोल गोल हो जाता है और इसका न्यूज़ में भी रहता है कि इसका अवैध व्यापार होता है। और हेजहॉग भी न्यूज़ में रहता है और कभी कभी न्यूज़ में आता है। और ये आमतौर पर ये दोनों ऐसे हैं जो कि है ना कार्टून वगैरह में भी दिखा दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हेजहॉग और पेंगोलिन। हेजहॉग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। अब ये भी स्तनधारी हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने शैल कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा यह अपनी रक्षा कर सकें। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने शल्कों के माध्यम से करते हैं। देखा, अब 2021 में पूछा गया है और ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। अगर बस हम ये देख लें कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, तो बस ये पूछा जा रहा है कि या तो ये किसके अंतर्गत आते हैं और ये कैसे रक्षा कर सकते हैं। इनकी बस विशेषताएं पूछी हैं इन्होंने। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? ऐसे जानवर जो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है, जो रह सकते हैं। याद कीजिए मैंने बताया था एम्फीबिया में कौन आएगा? एक्वामैन। एक्वामैन से इसे याद कर लेना। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि मेंढक, टोड, ये सब इसमें आ जाते हैं एम्फीबियस में। निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो ये कौन सा गुण पूछा जा रहा है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना, ये सबसे अलग है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, जान सकते हैं, क्यूरियसिटी होती है हमारे अंदर। यही यही हमारे विकास का कारण बना है, जो हम इतना डेवलप हो गए हैं। जितने साइंटिफिक सोच बढ़ी हैं, जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये सब क्या है? ये जानने की इच्छा की वजह से ही हुए हैं। अगर अभी न्यूटन नहीं जानते कि फल नीचे क्यों गिरा, तो अब ग्रेविटी का भी पता नहीं चलता। पता तो चल जाता कभी ना कभी, लेकिन हमें फिर न्यूटन का नाम नहीं सुनना पड़ता। अब उन बंदे में भी तो जानने की इच्छा प्रकट हुई थी। तो बस यही है जो मनुष्य को अलग करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गुण चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी कौन सा है? लंगूर। हमने देख लिया था ऊपर जब लंगूर कपी में नहीं आता। गिबन, गोरिल्ला और ओरंग उटान ये सब कपी में आते हैं, जो इंसान के जो श्रेणी में आते हैं, जहाँ से इंसान आया है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडेया महापरिवार की एक सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, एक हीन कपी होता है और एक महाकपी होता है। और हीन कपी छोटे लघुतम आकार के कपी होते हैं, जैसे कि गिब्बन। और महाकपी या बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंगुटान।
हमने देख लिया था, यहाँ पर मनुष्य लिखा है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य है वो किस में आता है, तो वो भी कपी है, और कपी में भी महाकपी में आता है। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। तो लंगूर वानर वर्ग में होता है, कपी नहीं होता। और ये जो हम इंसान होते हैं वो महाकपी में होते हैं। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, जो सबसे छोटा कपी कपी है वो है गिब्बन। मानव सदृश। नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। किस कुल में आती है नील गाय? मैंने बताया था ये नील गाय गाय की श्रेणी में नहीं आती है, ये हिरण की श्रेणी में आती है। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। ये मृग प्रजाति है। मृग को ही हिरण बोला जाता है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नील गाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? किस में नहीं पाए जाते खुर? तो हिरण में पाए जाते हैं, जैबरा में भी पाए जाते हैं, घोड़ा में भी तो होता ही है, ये तो सभी को पता होगा। गीदड़, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने देखा होगा गीदड़ जो होता है वो कुत्ते जैसा जानवर होता है, उनके पंजे गद्दीदार होते हैं। तो हिरण, जैबरा और घोड़ा, इनमें खुर पाए जाते हैं। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्यतः गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। ऑक्टोपस, पढ़ा था ऑक्टोपस के बारे में, ये 2 बार पूछा गया है आईएएस प्री में। देखो मैं बोलता हूँ ना आईएएस के क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो ये आईएएस प्री 2003 में पूछा, फिर यूपीपीसीएस में 2004 में उठा लिया सेम टू सेम क्वेश्चन। तो ज़रूरी नहीं है, इनके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ क्वेश्चंस तो ये अपने पुराने भी उठा लेते हैं यूपीपीसीएस वाले, और आईएएस वाले प्रश्न भी उठा लेते हैं। तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची या मोलस्क है, ये हमने देख लिया था। ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। मैंने बोला था डेविल फिश, याद कर लेना। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूषक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, कौन सा है सबसे बड़ा अकशेरुकी? स्क्विड। ये भी हमने देखा था, स्क्विड जो गहरे पानी में रहता है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है, तो ये होगा सीप। अश्लक अष्टभुज ऑक्टोपस नहीं होता, और पेलिकन भी नहीं होता। ये भी आईएएस प्री 2021 में पूछा गया है। निस्यंदक यानी भोजिया फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। जो अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रभावित करते हुए प्राप्त करते हैं पोषक तत्वों को। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। अब ये उस समय 2021 में न्यूज़ में था, इसलिए पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है? ये भी 2014 में पूछा गया है, ऐसा कौन सा नहीं है? केकड़ा हो गया, बरूथी, मकड़ी, बिच्छू। अब मकड़ी और केकड़ा में आपको अंतर दिख रहा होगा। तो मकड़ी, बिच्छू ये सब किस वर्ग में आते हैं? कीड़े मकोड़ों में। जो केकड़ा होता है वो अलग वर्ग में आता है। तो यही केकड़े का वर्ग है मेले कोस्ट्रेका, और बरूथी का है एरिकनेडा, और बिच्छू का भी यही है, मकड़ी का भी यही है। स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य तीनों वर्गों के वर्ग का नहीं है। आप इसमें जरूरी नहीं है आपको सारे वर्ग याद हो, ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है। आपको देखो केकड़ा जो होता है वो समुद्र के पास रहता है, और जो वैसे तो पानी वाली मछलियाँ मकड़ियाँ होती हैं, लेकिन मकड़ी और बिच्छू बिच्छू तो हमेशा वहाँ रहता है,
जो रेगिस्तान वगैरह ऐसे इलाके में होंगे। तो ये केकड़ा और बिच्छू का भी नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर केकड़ा होगा। ककड़नाथ एक किस्म है, जो ककड़नाथ मुर्गे की किस्म है ये न्यूज़ में था बहुत। इसे ये काले कलर का होता है और इसमें जो मांस जो प्रोटीन होता है वो आम मुर्गे से बहुत ज़्यादा होता है। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ककड़नाथ मुर्गे की एक किस्म है और मध्य प्रदेश के झाबुआ मूल के ककड़नाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली मासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग काला होता है, सारा ही काला होता है। और मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि मध्य प्रदेश एक मेरे भैया के दोस्त थे, उनकी एक शादी थी वहाँ पर। भैया के दोस्त की शादी थी। हम वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर हमें पता चला था, ये हमने देखा था इस मुर्गे को मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा दिखता है ये मुर्गा और पूरा ये काला होता है और न्यूज़ में भी था उस समय ये मुर्गा। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तो कुक्कुटों की एक किस्म है। वाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। ये जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं पता होते, तो इनको बस रट लेना, क्योंकि यही रिपीट कर जाएंगे तो फिर परेशानी होगी अगर हम याद नहीं करेंगे तो। टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट ये आईएएस में पूछा गया 2002 में। तो ये मकड़ी वंशी होते हैं। टीक और माइट हमने ऊपर पढ़ा भी था। तो टीक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्विक पार्श्वीय और त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टीक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीव होते हैं। जुगनू होता है, ये भी हमने देखा था, जुगनू एक तरह का कीट है। और हमने भी देखा था कि इसके चमकने का रीज़न क्या है। तो ये इसकी जीने लूसीफेरस मैंने बताया था, लूसीफर से याद कर लेना ऐसे। लूसीफर जलता है, ऐसे ही लूसीफेरस से ये जुगनू जलता है। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इसके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है, यहाँ पर पूछा जाए कौन सा कीट नहीं है, तो खटमल है, घरेलू मक्खी भी है, मच्छर भी है, मकड़ी नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी हमने देख लिया था, ये तो मकड़ी वंशी होते हैं अलग से ही। मकड़ी वर्ग एरेकिनेडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। सारी मकड़ियाँ क्या होती हैं? परभक्षी होती हैं, प्रेडेटर। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं इनमें, जो कि सभी कीटों का विशेष गुण है। सारे जितने भी सारे कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो विशेष गुण होता है वो है 6 पैर। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं। इनके 8 पैर होते हैं और ये कीट वर्ग में नहीं आती है। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कैसे अंतर करोगे कि कीटों में और दूसरे जानवरों में। तो कीटों के है ना 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं 6 पैर, तो इस वजह से इसे अंतर किया जाता है, तो इसे ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से। मकड़ी कीट से भिन्न होती है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगें और कीट में पाई जाती हैं 6 टांगें। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। कितनी बार मकड़ी से प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। अब निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो ऐसा है तिलचट्टा, यानी कॉकरोच। कॉकरोच का रंग जो सफ़ेद होता है, लाल नहीं होता। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करने के कारण, हीमोग्लोबिन की वजह से हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। अब तिलचट्टे कॉकरोच में ये होता ही नहीं है हीमोग्लोबिन, तो इसलिए इसका रंग रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है।
ये देखा कॉकरोच कितना मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके शरीर की बनावट देखो आप कि शरीर के प्रत्येक खंड में इसके एक ट्यूब होती है जिसमें एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ये इसका भी शरीर देखो कितना है, और हमें खून की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन पहुंचाने की। इसका रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है। जब चींटी चींटी काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती हैं क्या? फॉर्मिक अम्ल। वो क्या छोड़ती हैं? फॉर्मिक अम्ल। ये हमने देखा था चींटियां कौन सा अम्ल छोड़ती हैं, या ये 1999 में आ रखा है। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय और फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोसामर रेशम और मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो ये कहा जाता है गोसामर रेशम। जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है गोसामर रेशम कहा जाता है। ये आर में पूछा गया है 2021 में, पिछले साल का मतलब जो पिछली बार पेपर हुआ था तभी का ही है ये। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। अब इस बार शायद ये पूछ ले कि रेशम क्या है, तो ये प्रोटीन निर्मित फाइबर है, प्रोटीन से बना होता है। मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती हैं। तो रेशम कौन कौन बनाता है? मधुमक्खियाँ भी बनाती हैं, तितली भी बनाती है, मकड़ियाँ भी बनाती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार है मलबरी रेशम, टसर रेशम, ईरी रेशम, मूंगा रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, ये देखो आर 2017 में भी था और 2021 में ही पूछ लिया। गोसामर रेशम रिपीट हुआ है ना 2017 और 21 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस में पूछा गया 2021 में। फीताकृमि उभयलिंगी है, जो टेप वर्म है वो उभयलिंगी होते हैं। राउंड वर्म जो गोलकृमि, अलग अलग लिंग होते हैं, इनके अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, और गिनी कृमि एनेलिड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, यानी पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। जो टेप वर्म है वो उभयलिंगी होता है, और जो राउंड वर्म गोलकृमि होता है के अलग अलग लिंग होते हैं, और फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है। अब ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें से उठाती है। उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनमें से ये क्वेश्चन बनाया जाता है। गिनी कृमि एक सूत्रकृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ट्रैकनकुलस मैंडिनेसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है। मनुष्य और कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है, पैरासाइट है, जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, अस्थमा हो जाता है, उल्टी हो जाती है, खुजलाहट होती है, इयोसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो रात्रिचर कौन कौन से होते हैं? मच्छर रात्रिचर होते हैं, चमगादड़ और उल्लू। हमें ये अच्छे से पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा उस सब 2005 में। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। रात्रिचर जंतु वे जंतु हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण तथा घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है। केवल नर जो होते हैं वो रक्त नहीं चूसते, केवल मादा रक्त चूसती हैं, हाँ ये सही है। केवल मादा ही रक्त चूसती हैं। और मादा पौधों का रस चूसती हैं, ये गलत है। जो नर होते हैं वो पौधों का रस चूसती हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो मादा के डैने बड़े होते हैं, नर के नहीं होते। तो इसका आंसर होगा 2, केवल मादा रक्त चूसती है, और 5,
ये भी ROARO में पूछा गया है। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों, पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती हैं और बाह्य परजीवी के रूप में होती हैं। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, यह अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। ठीक है, मादा मच्छर जो होते हैं वो नर मच्छर से बड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं, तो वो ऐसा है ऊंट। ये NCERT से एक प्रश्न है, सिंपल सा, बहुत छठी क्लास की। इसमें जब डेजर्ट वाले जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं उस स्थिति में, तो उस वाले चैप्टर में है ये। तो ऊंट होता है। अब ये ध्यान रखना है, ये आंत में अपना जल इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो उसका जो ऊंट का ऊपर पीठ सी बनी होती है उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो वो उसमें नहीं होता, उसमें तो फैट इकट्ठा होता है। और जो पानी होता है वो आंत में इकट्ठा होता है उनके पेट में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित, हाँ यही शब्द मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा था, अनुकूलित, एडेप्टेड होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं। श्वसन की लय अति धीम होती है, श्वसन की जो लय होती है वो बहुत ही धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक विशेषता ये भी बताई गई है कि अनुकूलित हो जाते हैं क्योंकि नीचे की मिट्टी बहुत गर्म होती है, इसलिए थोड़े लंबे हो जाते हैं। इनके पैर थोड़े लंबे होते हैं ताकि नीचे की जो गर्मी है इनके पेट तक नहीं आ पाए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो ये कंगारू चूहा है, ये हमने देख लिया था। इधर ऊंट नहीं है, ये पूछा जा रहा है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, तो कंगारू चूहा है ये। हर बच्चे इसमें ऊंट करके आए होंगे, तो ये ऊंट नहीं है, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्राय ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। यानी समझ ही गए होंगे आप सब। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होती है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ये यही है, अभी हमने देखा, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा ठोस मूत्र उत्सर्जन करता है। ये देखो, जैसे ये वाला पानी पिए जो कंगारू चूहा पे आया था 2018 में आया है, और उससे पहले आया है ये 2017 में। यानी जिसने 2017 का पेपर अच्छे से पढ़ा होगा और उसने 2018 का पेपर दिया होगा तो उसे ये पता चल गया होगा कि 2018 में जो ये क्वेश्चन आया कंगारू चूहा उसका सही गया होगा, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि ठोस मूत्र उत्सर्जित वही करता है। कौन सा जानवर करता है? वो है कंगारू चूहा। ऐसे रिपीट होते हैं, इसलिए ये किताब ज़रूरी होती है और इसकी जो व्याख्या होती हैं इसलिए ज़रूरी होती हैं। इसलिए हर कोई रेफ़र करता है कि इस किताब को पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि जब आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो इस क्वेश्चन से ही ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और पता चलेंगे। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग हैं? या IAS में पूछा गया है, तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों से। ये लार ग्रंथियों के समान है, हमने पहले बताया था जो सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वो लार ग्रंथियों के समान होती हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता है यहाँ पर लेकिन लार ग्रंथि पता होता तो भी आंसर सही हो गया हो। सर्पों की विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों जो स्लेवरी ग्लैंड होती हैं उनके समांग होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। मैंने बताया था कि अगर हमारे लार से भी अगर जहर निकलने लग जाए तो क्या होगा। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं। ये ARO में पूछा गया है, किसके रूपांतरित होते हैं? जंभीका दंत के। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिलरी हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्राय एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े हुए विषदंत तालू से मुख ग्रासन गुहिका से उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। चट्टान पर उगने वाला पादप कहलाते हैं। जो चट्टान पर पादप उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? शैलोद्भिद। जो शैल पर उगते हैं, शैल को चट्टान बोला जाता है।
और ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, लवण वाला जो पानी में होते हैं वो लवण। मरुद भी गलत हो जाएगा, मरुस्थल वाले। अधिपादपीय ये भी गलत है। तो शैल पे जो होते हैं उसे चट्टान बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो घटपर्णी है इसका आंसर। घटपर्णी पिक्चर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। मैंने ये भी बताया था, ये और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? कौन सा घट में रूपांतरित हो जाता है? तो ये पत्ता होता है। आपने देखा होगा, वो उसका ऊपर का पत्ता होता है, ढक्कन टाइप होता है और पत्ता ऊपर से गिर जाता है। घटपर्णी घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं। अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपूर्ण द्वारा कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ईस्ट, किण्वन, ये सही है। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं जो नहीं है। तो कैसीन, दुग्ध प्रोटीन होता है, कैसीन में दूध में कैसीन होता है। एलोवेरा आवृत बीजी है। घटपर्णी हमने देख लिया अभी, परजीवी आवृत बीजी नहीं होता। घटपर्णी या नेपेथीस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। BRO में पूछा गया था। अमरबेल तना परजीवी होता है। हाँ, देखा ही होगा आपने अमरबेल, घास कटाव नाम होता है इसका, बोला जाता है। और ये किसी भी पौधे पर, पेड़ पर लगी रहती है और इसमें ये कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए इसका हरा थोड़ा सा रंग पीला सा होता है। ये क्लोरोफिल नहीं होता है इसके अंदर। चंदन जड़ परजीवी होता है। आर्किड अधिपादप एपीफाइट होता है। घटपर्णी जलोद्भिद नहीं होता। घटपर्णी तो हमने देख लिया है ऊपर। घटपर्णी नेपेंथिलिस कुल का कीट भक्षी पौधा है। ये पौधा मुख्यतः शाक होते हैं। ये पौधा क्या होते हैं? शाक होते हैं। हर्ब्स, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हर्ब्स बोला जाता है और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद से आशय, जलोद्भिद वो होते हैं जो पूरा जल निगमन पौधे होते हैं, पूर्णतः जल अंशतः अथवा पूर्णतः जल निगमन पौधों से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है, यानी पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। नेपेथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाएगा और मध्य प्रदेश में भी नहीं देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश में भी नहीं देखा होगा। अगर अगर यहाँ यहाँ होता तो हमें पता होता। और ये मेघालय में होता है जहाँ पर थोड़े नाइट्रोजन की कमी होती है। नेपेथिस खासियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। अब ये ध्यान रख लेना, 2021 में पूछा था, शायद इस बार ही पूछा जाए फिर से। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो मैंने बताया था जो हल्दी प्राप्त होती है वो तने से प्राप्त होती है। ये तने का ही तना ही होता है एक तरीके से हल्दी। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा प्रकंद है जो कि एक अंतर्भौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है तथा यह कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है? अभी हमने देखा हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है कंद। कंद नहीं है, प्रकंद है।
सॉरी, प्रकंद। ये देखा था हमने, प्रकंदीय होता है, एक प्रकंदीय है ये। यहाँ पर भी प्रकंद, राइजोम। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, यानी लीची का बता रहा है कि लीची किस में आएगा, तो ड्रूप में आएगा लीची। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, यह सोपवेरी परिवार का सदस्य है और ये एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंतर्गत एक सख्त गुठली होती है। इसे अब याद कर लेना, ड्रूप किसे कहा जाता है? ऐसे फल को कहा जाता है जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो शकरकंद एक रूपांतरित जड़ होती है। अधोभूमि उत्पादित सब्जियां हैं ये। शकरकंद कावोलुवे वुल कावोलुलेसी, यार कभी कभी मेरी जीभ अटक जाती है। कॉवलुवेलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्प पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल बन जाती है। सॉरी, फूल नहीं बनती, वो फूल जाती है। शायद मैं थक गया हूँ, अब कितने क्वेश्चन रह गए हैं इसमें भाई? ओ भाई, अरे यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। 153 क्वेश्चन। और अभी बस हमने 60 किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो ये शकरकंद का नहीं होता। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है। गन्ना, आलू और अदरक ये तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ है, कुंभी रूप में। जो शकरकंद होती है वो जड़ होती है, यह मूलांकुर से विकसित होता है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सा तना है? तना पूछा जा रहा है, कौन सा तना है? तो अदरक एक तना है। अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। जबकि शलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है, यहाँ पर बता ही दिया तना है, जड़ नहीं है। इसका रीज़न पूछ रहे हैं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अब बताया था जो जो तना होता है उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जैसे कि गन्ने में होता है। नोड और इंटरनोड की उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। तो जिसमें भी नोड और इंटरनोड होंगे वो तना कहलाएगा। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। तो जो भी आप अदरक खाते हो वो एक तना होता है, जड़ नहीं होता। चाय में जो डलता है अदरक। निम्न को सुमेलित कीजिए। प्रकंद सॉरी, चलिए देखते हैं इसको। प्रकंद अदरक है, स्तंभकंद आलू है, शलकंद लहसुन है, घनकंद जिमीकंद सूरन है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? कौन सा? ये IAS प्री में पूछा गया है। तो ये आलू रूपांतरित स्तंभ है। आलू एक अंतर्भूमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है, जिसमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। अगर आप आलू को ऐसे के ऐसे ही उगा दोगे तो उसमें से एक नया पौधा उग जाएगा। आलू क्या है? एक कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होता है तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं, जिनसे नए पौधों का विकास होता है।
ये लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 67 के बाद बाकी आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य है? निम्नलिखित में से कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य, कवक और उच्चतर पादप, तो ये होगा कवक मूल। कभी कभी यूपीएससी जो आईएएस के प्रश्न होते हैं उसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं उसी में से ही आंसर निकल जाता है। यहाँ पे कवक पूछा गया है, कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच प्रकार्य सहचार्य है, तो ये कवक मूल ही होगा। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्य सहचार्य हैं, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम इसको शुरू करेंगे 68 से। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, इस प्रश्न का हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।